एक बार फिर से आप सभी का अपने सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑल PYQ की चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर नंबर 1 में जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री एग्जाम में और हाफ ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अपन उनका डिस्कशन करेंगे। और आपके RBC बोर्ड एग्जाम 2026 में जो भी बोर्ड एग्जाम अपना 2026 वाला है उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट PYQ से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्योंकि RBC का पैटर्न होता है कि RBSE मोस्टली क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो अपने को यही क्वेश्चन एक बार अच्छे से तैयार करने हैं, PYQ तैयार कर लेने हैं, और जो RBC बोर्ड के द्वारा इस बार का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है आप उसको अच्छे से तैयार कर ले। उसके अलावा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। उतना आपके लिए केमिस्ट्री में बेटर रहेगा, एक अच्छा स्कोर आप लोग कर पाओगे। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया 2013 के अंदर। 5 ग्राम NaOH are dissolved in 500 ml aqueous solution. Find molarity. अब अपने को मोलरिटी निकालना है। यहाँ पे मोलरिटी निकालने के लिए हमें पता है कि हम जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं, तो मोलरिटी निकालने का हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या बनता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको ml में गिवन है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई में क्या लगाओगे, 1000। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है अगर वो ml में आपको गिवन है तो आपको हमेशा अपॉन में क्या लगाना होगा, 1000 लगाना होगा। ठीक है, अपने को पता है मोलरिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि नंबर ऑफ मोल डिजोल्व इन 1 सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी बोलते हैं अपन। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम अगर वो लीटर में नहीं है, अगर वो मिलीलीटर में गिवन है यानी कि ml में गिवन, तो आपको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 1000 से। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन में क्या अपने को क्या क्या गिवन है। यहाँ पे 5 ग्राम NaOH आर डिजोल्व इन 500 ml एक्वास सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी। तो अपने को यहाँ पे क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है NaOH का कितना है, वो 5 ग्राम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने को कितना गिवन है, 500 ml में गिवन है। अगर ml में गिवन है तो मोलरिटी के फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1000। अब अपने को यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट, अब इसके सॉल्यूट के मोल निकालने हैं ना, मोल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मोल निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे। मोल निकालने का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या बनता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे अपना सॉल्यूट कौन है, NaOH है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको गिवन है कितना, 5 ग्राम। तो आपको निकालना क्या यहाँ पे कि जो आपका NaOH है इसका मोलर मास निकालना है। तो NaOH का मोलर मास निकालने के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे जो हमारा Na है। ठीक है, Na के अपने पास कितने एटम है, 1 एटम है। तो Na का जो मास 1 × 23, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है हमारा 18, सॉरी 1 का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो अपन ऐसे ओवरऑल टोटल बात करेंगे, जैसे सोडियम का है मोलर मास कितना होता है अपने पास 23, और सोडियम कितने मोल हमारे पास 1 है, तो 1 × 23। ऑक्सीजन का 1 मोल है तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 × 16 लिख देंगे। और हाइड्रोजन का मोलर मास भी कितना होता है 1, तो उसको अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितने एटम अपने पास 1 है, या तो 1 को 1 से इंटू करके आएगा हमारा 1 ही आएगा। इस तरीके से अपन टोटल सबका ऐड करेंगे तो इस पूरे NaOH का जो मोलर मास निकल के आता है वो कितना आता है, 40 ग्राम पर मोल। अब 40 ग्राम पर मोल जो है ना वो अपने को याद रखना है, इस का यूनिट होता है। तो अपन इसमें बात करते हैं आगे कि मोलरिटी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट NaOH। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1000 क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा वो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किस में है, ml में गिवन है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मोलरिटी निकालने के लिए मोल निकाल लिए हैं। तो मोल क्या होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास अपने को कितना NaOH का 5 ग्राम है, और इसका मोलर मास अभी हमने निकाला कितना है 40 है। तो 5 अपॉन में 40 अपॉन में वॉल्यूम अपने को कितना गिवन है 500, मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे हम 1000 से। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अभी ये आपको दिख रहा है 5 अपॉन में 40 है, 40 को ऊपर नीचे लेके आएंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट निकलता है, 5 मल्टीप्लाई में 1000 रह जाएगा। नीचे अपने पास 40 इंटू में 500 हो जाएंगे। यहाँ से आप इजिली इसको कट कर सकते हो, ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको कट करेंगे तो 5 से 5 क्या हमारा कैंसिल, यानी कि 1/4। अब 1/4 का अगर हम डिवाइड करेंगे 4 का 1 तो क्या आंसर आता है अपने पास 0.25 मोल पर लीटर। अब याद रखना मोलरिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल पर लीटर, या फिर आप इसको कैपिटल M से भी शो कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे जो 2013 में सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने पास है, 0.2 लीटर ऑफ एक्वास सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, द osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power -3 bar.
कैलकुलेट मोलर मास। तो यहां पे भी अपने को क्या कैलकुलेट करना है, यहां पे मोलर मास करना है। अब यहां पे मोलर मास कैलकुलेट जो अपने को करना है, तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि इस चैप्टर में अपन टोटल 4 टाइप की, यानी टोटल 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो उन चारों ही प्रॉपर्टी के द्वारा हम हमेशा जिसको फाइंड करते हैं वो हमारा क्या होता है, मोलर मास होता है। तो मोलर मास को फाइंड करने के हमारे पास इस चैप्टर में टोटल कितनी प्रॉपर्टी दे रखी है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी है। उन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस प्रॉपर्टी से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलर मास। और इस प्रॉपर्टी से जो अपने को मोलर मास फाउंड करना होता है, मोलर मास जो अपने को फाइंड करना होता है, उस मोलर मास फाइंड करने का जो फॉर्मूला बनता है हमारा, वो फॉर्मूला क्या बनता है, M2 इक्वल में W2RT पाई V। अब आप सोच रहे हो W2 क्या है, पाई क्या है, V क्या है। तो यहां पे अपने को ध्यान रखना है कि ये जो W2 लिखा है, तो यहां पे हम W1 लिखते हैं और एक लिखते हैं W2। तो जो W1 आएगा ना, वो हमेशा सोलवेंट के लिए आता है, और जो W2 अपन डिनोट करते हैं वो किसके लिए करते हैं, सोल्यूट के लिए करते हैं। तो यहां पे हम W2 का मतलब क्या है, सोल्यूट का मास, और W1 का मतलब क्या होता है, सोलवेंट का मास। सेम वैसे ही यहां हमारे पास जो R लिखा हुआ है, ये R को अपन बोलते हैं गैस कॉन्स्टेंट। T का मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर। पाई का मतलब हमारा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई के प्लेस अपन क्या पुट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पुट करेंगे। और वो ऑस्मेटिक प्रेशर जो अपने को दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2.57 इंटू 10⁻³ दे रखा है। और यहां पे V का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम से होगा। तो वॉल्यूम अपने को यहां पे गिवन है, वो वॉल्यूम अपन पुट कर देंगे। तो यहां पे M2 का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट हमारा कौन है, यहां पे प्रोटीन है, ठीक है, जो कि अपने को फाइंड करना है। R का मीन्स क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू अपने को गिवन है यहां पे। और वॉल्यूम हमारा कितना, 0.2 लीटर है। पाई का मीन्स क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जिसकी वैल्यू भी अपने को गिवन है। और यहां पे W2 मैंने अभी आपको बताया है, सॉल्यूट का मास होता है, जो कि अपने को गिवन है। तो बस ये सारी वैल्यू आपको यहां डाल देनी है, फिर इसका कैलकुलेशन कर लेना है, और आपका क्या आ जाएगा, यहां पे मोलर मास आ जाएगा। जैसे हम बात करें तो M2 मैंने यहां पे सारी वैल्यू आपके लिए पुट कर दी है। अपने को क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। यहां पे चेक करो आप, 1 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, यहां पे भी 1 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये दोनों डिजिट को आप क्या करोगे, एज इट इज लिख दोगे। अब यहां पे 1 2 3 4 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो अपने को पता है यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितनी, 10⁻⁴ कर देंगे। अब यहां 10⁻³ है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ पॉजिटिव बनेगी। वो जब ये पावर पॉजिटिव बनेगी तो आप साथ में ये भी देखो ना, यहां पे क्या है, 0.2 है। जब आप इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10⁻1 और जाएगा ना, तो ऊपर टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 10⁻⁴। तो ये पावर 4, ये पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। 2 से आप इसको 300 को कट कर लेना, 150। अब आपको डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, 257 है, किसी भी स्मॉल डिजिट से ऑलमोस्ट आपका जो आंसर निकल के आने वाला है वो लगभग ऑलमोस्ट क्या निकल के आएगा, ये वाला 61,038 ग्राम पर मोल। बस ये यूनिट लिखना ना भूले, ग्राम पर मोल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो 2013 में सप्लीमेंट्री का अपना जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर सेम वही जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसी को रिपीट किया गया था, बस थोड़ा सा डिजिट के मामले में चेंज किया गया था। तो अपन इसको बात कर लेते हैं एक बार। ये देखा अपने को 500 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 4 ग्राम NaOH, फाइंड मोलरिटी। अभी हमने मेन एग्जाम वाला क्वेश्चन चेक किया था, उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, 5 ग्राम NaOH था। अभी अपने को हाफ ईयरली में जो पेपर आया था उसमें क्या दे रखा है, सिर्फ इस डिजिट को चेंज करता है, 4 ग्राम NaOH, बाकी आपका पूरा एज इट इज है। तो आप इसको आराम से इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 की। यहां आपसे पूछा है, ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ कर्व ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहां आपको वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। किस किस के बीच में, एक तो आपका वेपर प्रेशर हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, टेम्परेचर। इन दोनों के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। किसके लिए करना, वो भी ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के लिए। प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के लिए आपको वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं एक ग्राफ, ये वाला। इस ग्राफ में हमें पता है कि यहां पे सोल्यूट आपको दिख रहा है, ये सॉल्वेंट है, सॉरी ये सॉल्वेंट आपको दिख रहा है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, आपको पता, हमने चैप्टर में पढ़ा भी है, जैसे जैसे हम किसी भी चीज के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। तो सॉल्वेंट में भी क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम वैसे ही अब अपने को पता है दूसरा कौन हमारे पास यहाँ पे, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कब बनता है, जब हम
सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने पता है बेसिक में मैंने पढ़ा है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन होता है। यानी कि सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है, यानी सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं, मिला देते हैं, तभी अपना क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्वेंट में, ठीक है, अगर सॉल्वेंट में हम वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, कौन सा, वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड कर देंगे किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, जब सॉल्वेंट के अंदर हम वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, इट मींस उसका वेपर प्रेशर जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो इसीलिए हमने ग्राफ में, यहां देखो आप, सॉल्वेंट के बिल्कुल नीचे से हमने किसका ग्राफ ड्रॉ किया है, सॉल्यूशन का किया है। क्यों किया है, क्योंकि जब हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाते हैं, उसकी वजह से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम होता है, जिसकी वजह से हमने इसके ग्राफ को कहां से शो किया, नीचे से। फिर धीरे धीरे वही होगा जैसे सॉल्वेंट में वो था, जैसे जैसे आप टेंपरेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब आपको ऊपर दिख रहा है 1 atm, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने यहां पे लगा रखा है, ठीक है, जब भी, यानी कि जिस टेंपरेचर पर, यानी कि वो टेंपरेचर जिसके ऊपर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस को अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि जिस टेंपरेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये अपने पास सॉल्वेंट के लिए भी हो जाएगा और ये सॉल्यूशन के लिए भी हो जाता है। ये जो आपको दिखा रखा है हमने, ये किसका है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट का टेंपरेचर और, ठीक है, यानी कि ये जो टेंपरेचर है, इस टेंपरेचर के ऊपर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अब दोनों इस पॉइंट पर अगर इक्वल हो रहे हैं, मतलब ये जो टेंपरेचर है वो कौन सा होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। सेम वैसे ही हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर आपको ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट में क्या हो रहा है, जिस टेंपरेचर पर सॉल्वेंट था, अब अपन क्या करेंगे, जिस टेंपरेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर हमारे एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। तो ये था आपके 2013 और 2014 में आए हुए क्वेश्चंस। एक बार आप इनको अच्छे से तैयार कर लें 2013 के।